बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गुंदल है। आज गुंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। पूरी कोशिश होती है कि रियल एस्टेट का शोबा जो है उसमें मुझे तकरीबन इस वक्त 20-21 साल का एक टाइम हो गया है रियल एस्टेट के शोबे में, और मैंने पूरी कोशिश की है इसको सीखने की। फिर भी आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ें, नई बातें, नए तजर्बे इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर होते रहते हैं। उतार चढ़ाव रियल एस्टेट का पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसके अंदर बहुत अहम है। हर 4-5-7 साल बाद जो है वो एक डाउनफॉल आता है, फिर इसमें बूम आता है। लोगों को इसमें करोड़ों रुपए प्रॉफिट भी होता है और लोगों की जमा पूंजी जो है वो लॉस भी होती है। आज हम लोग बात करेंगे कि रियल एस्टेट इस वक्त डाउन हुई है, तो इसके पीछे मेन 3 वजूहात मैं बताऊंगा कि 3 कौन सी ऐसी वजूहात थी जिनकी वजह से रियल एस्टेट का शोबा जो है वो डाउन हुआ है। डाउन से मुराद ये है कि जो एक बूम था वो खत्म हुआ है। रियल एस्टेट का शोबा चल रहा है, ऑन ग्राउंड जो प्लॉट है वो चल रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो चल रही हैं, और जो अच्छे बिल्डर हैं वो अपने डिलीवर कर रहे हैं, जो अच्छे डेवलपर हैं वो अपने टाउन जिन्होंने बनाए थे वो डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं, और कुछ लोगों ने डिलीवर भी कर दिए। बेसिकली आपको पता है 2011-12 में सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ था, फेसबुक और ये चीजें आई थी। उससे पहले भी रियल एस्टेट का काम होता था, लोग इन्वेस्टमेंट भी करते थे। इस्लामाबाद के अंदर 2002 में मैंने काम शुरू किया था, तो उससे पहले भी काम होता था। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस वक्त फ्रॉड कम होता था, आज फ्रॉड ज्यादा है। सोशल मीडिया आने के बाद हम समझते थे कि सोशल मीडिया आ जाएगा तो बहुत सारी आगाही लोगों को मिल जाएगी और लोग जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको महफूज बना लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सोशल मीडिया आने के बाद जो है वो ज्यादा फ्रॉड और इन चीजों की तरफ आया। 2016-17 में रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है उसके अंदर एक बूम आया था, और 3-4 साल जो है लोगों ने खूब इसके अंदर पैसा भी बनाया, खूब इन्वेस्टमेंट की, और मुझे लगता था कि इस वक्त पाकिस्तान के जितनी अवाम है कोई और बिजनेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो 2-3 टॉपिक्स उसमें थे जिस वजह से रियल एस्टेट का शोबा जो है डाउन हुआ था। सबसे बड़ी वजह ये थी कि गवर्नमेंट के इदारों ने प्रॉपर कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं किया कि जो डेवलपर है उसने कैसे हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, कैसे लोगों को डिलीवर करना है, और बिल्डर जो है उसने कैसे जो है कोई कंस्ट्रक्शन साइट चलानी है और कैसे लोगों को हैंड ओवर करना है। कानून ऑलरेडी मौजूद है, उसके ऊपर इंप्लीमेंट जो है वो इदारों ने नहीं किया। 2 मेन वजूहात बनी। एक जो है आपको पता है जो 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटियां आई, बहुत सारे लोगों ने जो है वो थोड़ी सी जमीन लेके फाइलें बेचना शुरू कर दी, और मार्केटिंग कंपनियों ने धड़ाधड़ उन हाउसिंग सोसाइटी की फाइलें बेची, और बाद में वो डिलीवर, चूंकि उनका पहले से प्लान ही नहीं था डिलीवर करने का, वो तो प्री प्लान फ्रॉड करके फ्रॉड के लिए मार्केट के अंदर आए थे और उन्होंने वो फ्रॉड किया और वो चले गए। उसकी वजह से इन्वेस्टर्स क्लाइंट्स को बहुत बड़ा धक्का लगा। मैं अगर एक रफ सी कैलकुलेशन आपको बताऊं तो मेरा ख्याल में तकरीबन कोई 8 से 10 लाख लोगों को 2 नंबर जो फेक हाउसिंग सोसाइटीज थी पिछले 4-5 साल की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर उनके पैसे डूबे हैं। किसी का 50,000 डूबा होगा, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 50 लाख। तो इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन का शोबा था, जो एज ए बिल्डर लोग काम कर रहे थे, उसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हुए। इस वक्त आपके जितने भी बड़े शहर हैं और बड़े शहरों में फिर जो पोश एरियाज है वहां पे ये सबसे ज्यादा फ्रॉड हुआ है। और वहां पे फ्रॉड कैसे हुआ है कि एक बिल्डर ने जो है वो प्री प्लान लोगों को ऑफर किया कि जी अभी 1 करोड़ रुपए की हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, एक शॉप आप हमसे परचेज कर लें, उस शॉप का भी से आपको रेंट मिलना शुरू होगा। तो लालची लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी, और उसने अरब 2 अरब रुपया इकट्ठा किया, किसी ने 50 करोड़ इकट्ठा किया, किसी ने 25 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, वो भाग गया। वो प्लॉट जो है वो किस्तों के ऊपर था। अभी आप बैरियर टाउन या DHA या इस तरह के जितने भी बड़े हाउसिंग सोसाइटीज हैं, आप उनमें जाके देखें तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट चल रही थी, वहां पे आके हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से बकायदा तौर पे बोर्ड लगा दिया गया कि ये प्लॉट हमने कैंसिल कर दिया। तो उस बंदे ने इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट लिया था। मिसाल के तौर पे अगर 50 करोड़ रुपए का प्लॉट था तो उसने 5 करोड़ रुपया दे के 10% अमाउंट के साथ उसने डाउन पेमेंट दी। उसके बाद सोसाइटी को भी पेमेंट नहीं दी, कंस्ट्रक्शन भी नहीं की, और लोगों का पैसा जो है वो हड़प कर गए, और लोग जो है अब FIRs वगैरह और वो चीजें करते रहे। और ये मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्शन के शोबे में ये बहुत बड़ा हुआ है। सोशल मीडिया आने के बाद मैं समझता हूँ ये इस वजह से मैंने कहा कि फ्रॉड ज्यादा हुआ है कि लोगों को समझ ही नहीं आई कौन सा बिल्डर जो है वो ठीक है और कौन सा बिल्डर गलत है, और कौन सा जो डेवलपर है वो ठीक है और कौन सा डेवलपर जो है वो गलत है। और हम लोग पूरी कोशिश करते रहे, बताते रहे ऐसे इन्वेस्टमेंट करें, ऐसे इन्वेस्टमेंट करें। मेरा कितनी बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि मैंने जिस बंदे को आमने सामने बैठ के मैंने उसको गाइड किया है, और बड़ी ईमानदारी के साथ मैंने गाइड किया है कि भाई ऐसे इन्वेस्टमेंट करना, ये ऐसे आपके साथ नुकसान हो जाएगा, तो उसने उल्टा मुझे ये समझना शुरू कर दिया कि पता नहीं इस बंदे को बहुत ज्यादा लालच है और ये मेरे पैसे जो है ये खुद मारना चाह रहा है। और उसने मुझे पता चला बाद में कि उधर ही जाके उसने इन्वेस्टमेंट किया जहां उसने माइंड बनाया हुआ था।
मैंने कोशिश की माइंड उसका डाइवर्ट करने की, लेकिन उसने वही इन्वेस्टमेंट की। कुछ अल्लाह पाक की तरफ से भी होता है, नुकसान जो है वो किस्मत में लिखा होता है। कुछ लोगों की अमाउंट भी ऐसी होती है, कमाई भी ऐसी होती है जिसमें नुकसान नहीं होना होता है। तो तीसरा एलिमेंट एक था, साबिक जो वजीर आजम है पाकिस्तान के, जो इस वक्त वजीर आजम नहीं है और वो बहुत बड़ी मुश्किलात में है, लोगों का एक उनके ऊपर बहुत बड़ा ट्रस्ट था, स्पेशली जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका बहुत बड़ा उनके ऊपर ट्रस्ट था। लोगों ने उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, लोगों ने उनके प्यार में, मोहब्बत में, लोगों ने पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानियों ने। और फिर वो एकदम से फेडअप हुए, वो सारे क्लाइंट इन्वेस्टर, वो लाखों की तादाद में वो हमारे इन्वेस्टर थे, वो फेडअप हुए, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट रोक दी। उन्होंने कहा नहीं जी, अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और पुरानी इन्वेस्टमेंट, कई लोगों ने तो अपनी इन्वेस्टमेंट जाया कर दी। उन्होंने कहा छोड़ो जी, हमने 15-20 लाख रुपया जो प्लॉट का पे किया हुआ, नुकसान होता है हो जाए, तो हमारा प्लॉट कैंसिल करते हैं तो कर दें, हमने बस फेडअप है पाकिस्तान में। तो ये 3-4 एलिमेंट ऐसे थे। एक, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो इदारे थे उन्होंने प्रॉपर मैकेनिज्म जो है इंप्लीमेंट नहीं किया कानून का रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। और दूसरा, आपके जो 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटीज थी डेवलपर्स का। तीसरा, जो आपके बिल्डर्स थे जिन्होंने प्री प्लान जो है वो सूद का एलिमेंट शामिल करके लोगों को जो है वो एक सब्ज बाग दिखाया कि आप अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इतना मंथली जो है रिटर्न अभी से आना शुरू हो जाएगा। और चौथा जो है वो गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसियां कह लें, या हमारी जो सियासी अदम इस्तेकाम है पाकिस्तान के अंदर, उस वजह से। तो ये मैं समझता हूँ ये 3-4 एलिमेंट है। तो लेकिन रियल एस्टेट का शोबा अभी भी, जो डिलीवर हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके अंदर रीसेल भी हो रही है, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, चीजें चल रही हैं, लेकिन वो जो एक बूम था वो खत्म हो गया। तो मोस्ट वेलकम, ये मेरा तजिया था। आपका इसके साथ मुत्तफिक होना ये कोई जरूरी भी नहीं है। मेरी जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।